प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखें और अपना काम पूरा करिए। बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, कल हम कर रहे थे, हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का विषय अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत एक अनुच्छेद लिख रहे थे। बच्चों, किताब में जो अनुच्छेद लिखे हैं उनमें से कुछ अनुच्छेद हमने किए थे और आज हम कर रहे हैं हमारा तीसरा अनुच्छेद जो है मोर। तो मोर आपकी किताब में नहीं दिया गया है, हम इसे अपने मन से करेंगे। यहाँ पे चलिए, हम मोर पे हमने अनुच्छेद पिछले वीडियो में लिख लिया था, आज हम एक बार फिर उसे दोहराएंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जो विषय है अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद ल पे ए की मात्रा ले, ख न, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन बच्चों का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। हमने पहले भी विचार किया है, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पे या किसी दिए गए विषय पे कुछ पंक्तियां लिखना। तो हम जब किसी भी विषय पे कुछ पंक्तियां लिखते हैं तो पहले उस विषय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद बच्चों हम उस विषय पे जो सबसे मुख्य चीज़ होती है या बात होती है हम उसे सबसे पहले लिखते हैं। फिर जो बात जिस तरह की होती है उस हिसाब से हम क्रमबद्ध तरीके में उसे लिखते हैं। तो बच्चों, जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं और उसके बाद हम जो भी लिखते हैं उसे बहुत छोटे छोटे पंक्तियों में लिखते हैं। बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखते, छोटे छोटे वाक्यों में लिखते हैं और किसी भी बात को दोहराते नहीं हैं और सबसे ऊपर सबसे मुख्य चीज़ और आखिर में उस चीज़ से हमारा संबंध क्या है उसे लिखते हैं या उस चीज़ को क्या पसंद नापसंद है वो लिखते हैं। तो जो भी परिस्थिति होती है उस हिसाब से हम लिखते हैं। तो आप सभी को अभी तक अनुच्छेद लेखन आ गया होगा। आपने अभी पहले भी 2 अनुच्छेद लिखे थे, उससे पहले एक और अनुच्छेद हमने लिख लिया मोर का। तो बच्चों, कल हम मोर के बारे में बातें कर रहे थे। मोर एक पक्षी होता है, आप सभी जानते हैं मोर एक पक्षी होता है। बच्चों, भारत जो हमारा देश है जिसमें हम रहते हैं उसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आपने कभी सोचा है मोर को ही क्यों राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? बच्चों, जब राष्ट्रीय पक्षी बनाने की बारी आई थी, जब विचार विमर्श हो रहा था, तो ऐसे कई पक्षियों के नाम बताए गए थे जिन्हें पर विचार किया गया था कि इनमें से कौन सी पक्षी राष्ट्रीय पक्षी हो सकती है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमें गौर करना होता है और उसके हिसाब से हम देश के राष्ट्रीय पक्षी को चुनते हैं या किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह को चुनते हैं। तो यहाँ पे जब पक्षी की बात हो रही थी तो सबसे पहली बात थी कि वह पक्षी होनी चाहिए राष्ट्रीय पक्षी जो कि हमारे अधिकतर राज्यों में पाई जाती है, अधिकतर हमारे भारत के अधिकतर भाग में पाई जाती है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो मोर है हमारे देश के अधिकतर भाग में मोर पाया जाता है। उसके बाद बच्चों, जो मोर होता है उसमें कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से हमने इसे राष्ट्रीय पक्षी चुना था। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला और मुख्य बात जो है हम यहाँ लिखेंगे वो है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्योंकि बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मोर है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद हम मोर के बारे में एक एक करके बाकी चीज़ें लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा था कि जो मोर है वह रंग बिरंगा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो हमने लिखा था मोर रंग बिरंगा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। आप सभी ने मोर देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो उसका शरीर होता है वो नीले रंग का होता है और उसके जो पंख होते हैं, बड़े बड़े पंख, वो नीले और हरे रंग के होते हैं और कुछ एक रंग उसमें होते हैं। तो इसकी वजह से 2-3 रंग का होने की वजह से हम इसे रंग बिरंगा कह सकते हैं और खूबसूरत तो होता ही है, तो इसे हम खूबसूरत कह सकते हैं। तो मोर रंग बिरंगा और बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो मोर होता है, मोर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। मोर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। यह भी एक मुख्य कारण है कि इसे हमने राष्ट्रीय पक्षी बनाया। उसके बाद बच्चों, मोर के सिर पर मुकुट जैसी एक
कलंगी होती है। कलंगी बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मोर होता है उसके सिर पर कलंगी होती है जो एक मुकुट के समान लगती है और वो इस पक्षी को और भी खास बना देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मोर होता है उसके सिर पर एक कलंगी होती है जिसकी वजह से मोर और भी खास हो जाता है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे कि मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मोर हमें अपने पंख फैलाकर नाचते दिखाई दे जाते हैं। आपने अगर कहीं देखा होगा, आपके घर के आसपास मोर होंगे तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अक्सर जब वो आप सभी जानते हैं कि कोई भी पशु पक्षी इंसानों से डरता है तो वो हमारे सामने आने से डरता है, लेकिन अगर अकेले में कहीं भी वो रहता है तो अपने पंखों को फैला करके खूब नाचता है, इसलिए क्योंकि जो वर्षा ऋतु होती है उसे बहुत पसंद होती है। उसके बाद 6 में हमने लिखा था कि मोर कीड़े, फूल, बीज, छोटे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि छिपकली, सांप यानी कि हानिकारक कीड़े भी खाती है। तो मोर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, छिपकली खाता है, छिपकली खाता है, सांप खाता है, उसके अलावा बच्चों को बीज और फूल भी खाता है। तो ये जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं ये इनके खाने की वजह से मोर को हम किसानों का अच्छा दोस्त मानते हैं। आप जानते हो बच्चों, मोर अक्सर खुले खेतों में देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये खुले वन में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा गांव वगैरह में खेतों में भी मोर दिख जाते हैं और जो खेत में कीड़े मकोड़े, हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये खा करके किसानों की मदद करते हैं और इसलिए इनको किसानों का अच्छा दोस्त कहा जाता है। फिर उसके बाद मोर मोरनी की तुलना में अधिक सुंदर होता है। आप सभी जानते हैं कि जो बाकी पक्षी होते हैं उनके जो मादा होते हैं वो अधिक सुंदर होते हैं, लेकिन मोर के केस में नर अधिक सुंदर होता है। मादा की जगह पे, मादा की तुलना में जो नर होता है वो अधिक सुंदर होता है। फिर मोर के पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोर बहुत ऊंची या लंबी उड़ान नहीं उड़ पाता। मोर जो होता है छोटी छोटी उड़ान उड़ता है, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता और न ही बहुत लंबी उड़ान उड़ सकता है। उसके बाद मोर जो होता है वो झुंड में रहना पसंद करता है। बच्चों, मोर जो होता है वह झुंड में रहना पसंद करता है। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ पंक्तियाँ थी जिनको हमने लिखा था और समझा था। मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन हमने इनमें से कुछ जो बहुत प्रमुख थी या मुख्य थी उनको हमने लिखा था और अनुच्छेद को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, उसे आप अपनी क्लास कॉपी में आपने लिख भी लिया होगा। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मोर के बारे में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद हम लिखेंगे मोर रंग बिरंगी और बहुत खूबसूरत होती है। मोर रंग बिरंगी और बहुत खूबसूरत होती है। उसके बाद हम लिखेंगे मोर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाई जाती है। मोर लगभग भारत के सभी हिस्सों में पाई जाती है। मोर के सिर पर मुकुट जैसी एक कलंगी होती है। उसके बाद मोर कीड़े मकोड़े, फूल और बहुत से हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसलिए उसे हम किसान का अच्छा मित्र भी कहते हैं। उसके बाद 8 में हमने लिखा था हमारे देश में मोर के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है। और इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आप जान सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। जैसे कि बच्चों, जो मोर होता है उसे वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद होती है। उसके अलावा जो मोर होता है वो मोरनी की तुलना में अधिक सुंदर होता है और ऐसा सिर्फ मोर की जाति में ही होता है। और जो भी जीव जंतु होते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे आप कह सकते हैं कि पशु पक्षी हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पक्षी हो, सभी में अधिकतर मादा जो होती हैं वही सुंदर होती हैं और नर नहीं होते। लेकिन मोर के केस में, मोर की अगर हम बात करें तो जो नर होता है वो मादा से अधिक सुंदर होता है। उसके बाद मोर बड़े पंखों वाला पक्षी है। मोर अधिक लंबी दूरी तक
नहीं उड़ सकता, ना अधिक लंबी ना अधिक ऊंची दूरी तक उड़ सकता है। और मोर हमेशा हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। तो इनमें से 8 पंक्तियां हमने लिखी है। आप चाहें तो बाकी सारी पंक्तियां जो मैंने आपको बताई है वो भी लिख सकते हैं। और सबसे आखिर में जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए हमारे देश में मोर के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। तो हम हमारे देश में मोर का शिकार नहीं कर सकते। तो इस तरह से बच्चों ये था मोर के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। चलिए हम अपना अगला अभ्यास शुरू करते हैं। तो अगले अभ्यास में बच्चों हमने पिछले वीडियो में कुछ पर्यायवाची शब्द किए थे और आज हम और भी कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिख करके यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन शब्दों के कई और शब्द के लिए कई और शब्द लिखने को हम यहाँ पे पर्यायवाची कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक शब्द के लिए कई सारे अगर हम समान अर्थ वाले शब्दों को लिखते हैं तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो आपने देखा होगा, आपसे कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है 2 पर्यायवाची लिखो, 3 पर्यायवाची लिखो, लेकिन पर्यायवाची का अर्थ समान अर्थ वाले शब्द ही होता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को लिखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पहला पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, च पे बड़ी की मात्रा ची, शब्द, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है बच्चों पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द जिसके लिए 2-3 और उसी अर्थ वाले शब्द को जब हम लिखते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दिए गए शब्द के लिए 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब समान अर्थ वाले शब्द ही होता है। आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ पे हमारे पास है फ पे बड़े की मात्रा फूल, फ पे बड़े की मात्रा फूल। अब बच्चों फूल को हम और भी कई नामों से जानते हैं। सबका अर्थ फूल ही होता है, लेकिन हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए हम उनके बाकी नामों के बारे में यहाँ लिखते हैं। फूल को हम सुमन भी कहते हैं, सुमन, सुमन। फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो बच्चों फूल के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है। तो यहाँ पे हम दो पर्यायवाची शब्दों के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही पर्यायवाची के बारे में शब्द लिखेंगे। एक तो सुमन हो गया, दूसरा प पे छोटे की मात्रा आधा, श और प, पुष्प। दूसरा हो गया पुष्प, फूल, सुमन, पुष्प। तो यहाँ पे फूल एक शब्द है जिसके और 2 शब्द हैं और तीनों का अर्थ एक ही है। चाहे हम फूल कहें या सुमन कहें या पुष्प कहें, मतलब फूल ही होगा। तो यहाँ पे हम फूल को सुमन भी कह सकते हैं, पुष्प भी कह सकते हैं और फूल भी कह सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद करना है और इसकी स्पेलिंग याद करना है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा। आप देख सकते हैं दूसरे में हमारे पास है बच्चों, दूसरे में हमारे पास है हवा। हवा, ह व पे आ की मात्रा वा, हवा। हवा को हम वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वायु, वायु, कॉमा प व न, पवन। हवा को हम वायु भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। हवा को हम वायु भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा, उसके बाद तीसरा है चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा, च पे छोटी की मात्रा ची, री, या, य पे आ की मात्रा, चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया को हम पंछी भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं। चिड़िया को हम पंछी भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पक्षी, पक्षी या पंछी, पंछी, पंछी। पक्षी भी कहते हैं और पंछी भी कहते हैं।
उसके बाद सूरज, 4 में हमारे पास है स पे बड़े की मात्रा सू र ज, सूरज। अब बच्चों सूरज, सूरज को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, यानी सूरज के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि दिनकर, भास्कर, सूर्य, रवि, ये सब सूरज के लिए, ये सारे शब्द सूरज के लिए। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 2 शब्दों को लिखेंगे, वो है सूर्य, स पे बड़े की मात्रा सूर्य, कॉमा सूर्य, उसके बाद हमारे पास है र, व पे छोटी की मात्रा वी, रवि, सूर्य रवि, सूर्य रवि, तीनों शब्द यहाँ पे सूरज बोलिए, सूर्य बोलिए, रवि बोलिए, सभी का नाम, सभी का मतलब सूरज ही होता है। उसके बाद हमारे पास है 5 में हमारे पास है 5वां शब्द है चंद्रमा, च आधा न, द पे द्र, म पे आ की मात्रा, ये है चंद्रमा, माँ पे चंद्र बिंदु, ये है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब चांद भी होता है बच्चों, यहाँ पे चंद्रमा का मतलब चांद भी होता है, शशि भी होता है। तो हम लिखेंगे च पे आ की मात्रा चांद, चांद, और श पे छोटी की मात्रा शी, शशि। चंद्रमा का मतलब चांद भी होता है और शशि भी होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 में हमारे पास है चंद्रमा, चांद, शशि। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद है घर, घर मतलब सदन भी होता है, मकान भी होता है, गृह भी होता है, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे घर, घर, घर का मतलब स द न, सदन भी होता है, और म क पे आ की मात्रा का न, मकान, सदन, मकान या गृह भी हो सकता है। हम घर को चलिए गृह ही लिख लेते हैं, ग्रह, ग्रह क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ग्रह, ग्रह भी होता है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द अथवा समान अर्थ वाले शब्द। लेकिन जब हम समान अर्थ वाले शब्द की बात करते हैं तो हम किसी भी शब्द का एक शब्द लिखते हैं और कहते हैं इस शब्द का यह समान अर्थ वाला शब्द है। लेकिन जब हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो वहाँ हम एक शब्द के लिए कई सारे इस तरह के शब्द लेते हैं जिसका अर्थ एक समान होता है। तो बात वही है, समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब भी समान अर्थ वाले शब्द है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शब्द के लिए 2 शब्द लिए, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ एक है, यानी कि ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो फूल, सुमन, पुष्प, फूल, सुमन, पुष्प, हवा, वायु, पवन, चिड़िया, पक्षी, पंछी, सूरज, सूर्य, रवि, चंद्रमा, चांद, शशि, घर, सदन, गृह। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द हैं वो एक शब्द के लिए हमने 2-2 पर्यायवाची शब्दों को लिखा है, और ये जो हमारे पास शब्द हैं इनको आप थोड़ा कठिन है, आप इन्हें लिखेंगे और याद करेंगे तो कम से कम हर शब्द के लिए 2 पर्यायवाची शब्दों को हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये है फ पे बड़े की मात्रा फूल, सुमन, पुष्प, तीनों का अर्थ फूल होता है। फूल, सुमन, पुष्प, तीनों का अर्थ फूल होता है। हवा, वायु, पवन, तीनों का अर्थ हवा होता है। चिड़िया, पक्षी, पंछी, चिड़िया, पक्षी, पंछी, सूरज, सूर्य, रवि, सूरज, सूर्य, रवि, तीनों का अर्थ सूरज ही होता है। चंद्रमा, चांद, शशि, चंद्रमा को हम चांद और शशि के नाम से भी जानते हैं, यानी तीनों का अर्थ एक ही होता है। घर, घर को हम सदन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, मतलब तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। हम इन तीनों शब्दों को एक ही नाम मतलब एक ही मतलब से जानते हैं। तो यहाँ पे हम घर के लिए सदन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और गृह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए हम 2-4 कम से कम 10 आज हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सात। सात में है ब पे आ की मात्रा बा, द और ल, बादल। अब बच्चों बादल को हम मेघ कहते हैं और घन कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे म पे ए की मात्रा में घ, मेघ और घ न, घन, मेघ और घन। आप इसे याद करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद 8 में है म ट क पे आ की मात्रा का, मटका। मटका के भी कई नाम होते हैं। हम घड़ा भी कह सकते हैं, हम कलश भी कह सकते हैं, हम गागर भी कह सकते हैं। तो गा ग र, गागर, क ल श, कलश। उसके बाद 9 में हमारे पास है 9। 9 में हमारे पास है आ स म पे आ की मात्रा मा न, आसमान। अब आसमान को हम गगन कहते हैं, ग ग न, गगन कह सकते हैं। आसमान को हम गगन भी कह सकते हैं और आसमान को हम आकाश भी कह सकते हैं, आ का श, आकाश। अब 10 में हमारे पास है 10 में हमारे पास है पानी। प पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, पानी हो गया। जल, ज और ल, जल। और उसके बाद हमारे पास है नी और र, नीर। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनके हमने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखे। चलिए इनको भी हम देखते हैं। बादल, मेघ, घन। बादल, मेघ, घन। बादल को हम मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों का मतलब बादल होता है। उसके बाद मटका, मटका। मटका को हम कई नाम से जानते हैं। हम उसे कलश कह सकते हैं, घड़ा कह सकते हैं, हम उसे गागर कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 2 लिखना है, इसलिए हमने लिखा गागर और कलश। आसमान, आसमान को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। तो आसमान के लिए 2 शब्द हैं, गगन और आकाश। उसके बाद पानी, पानी। अब पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो बच्चों इनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप जो भी हमने आज पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।